चुका था। So this is part 4 of फ्रेंच रेवोल्यूशन और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं द डायरेक्टरी रूल को। क्योंकि रॉबेस्पियर के मरने के बाद अब सरकार की कुर्सी खाली है तो कोई ना कोई तो रूल करने वाला चाहिए, इसलिए वहां पर जो नया सिस्टम कन्वेंशन के रूल के बाद लागू होता है वो कहलाता है डायरेक्टरी सिस्टम या डायरेक्टरी रूल। इसको हम समझते हैं। देखिए, इस रूल में फिर से जो मिडिल क्लासेस थी, जो रिच मिडिल क्लासेस थी, वेल्दियर मिडिल क्लासेस, उनके हाथों में पावर आ गई। हमने देखा था कि नेशनल असेंबली के रूल के टाइम पर ऐसा हुआ था कि जो रिच मिडिल क्लासेस होती थी उनके हाथ में ही पावर होती थी, क्योंकि ये कंडीशन रख दी गई थी कि जो 3 दिन का वेज पे करता है वही वोट कर पाएगा 25 ईयर से ज्यादा, और जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं वही इलेक्टर्स बन पाएंगे, और वही इलेक्टर्स जो होते थे वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे। इसी का विरोध हुआ, रेवोल्यूशन हुआ और एजिटेशन था, जिसकी वजह से बाद में दोबारा से इलेक्शंस हुए, किंग को मारा गया और फिर नई सरकार बनी जिसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। इस कन्वेंशन में गलती ये हो गई लोगों से कि एक पर्सन के पास ज्यादा पावर आ गई जिसका उसने बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, और हालांकि उसका इंटेंशन तो सही था लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम यूज हो गया पावर्स का कि लोगों को उससे डर लगने लगा और वो रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना गया वो टाइम। फिर उसके मरने के बाद जो डायरेक्टरी रूल आया उसमें इन सारी चीजों को दूर करना था। इसमें दोबारा से जो मिडिल क्लासेस थी ये माना गया कि उनके द्वारा रूल किया जा रहा था तो कुछ हद तक सही था, और कहीं ना कहीं उनको दोबारा से मौका मिल गया पावर को अपने हाथ में लेने का। इसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसके अंदर जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस थे सोसाइटी के उनको वोट देने के लिए अलाउ नहीं किया गया। यानी यहाँ पर फिर से इसीलिए ऊपर लिखा हुआ कि जो वेल्दियर मिडिल क्लासेस हैं उनको ही दोबारा से पावर मिल गई। इसका मतलब ये कि जो प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा अब केवल वही वोट करेगा, ऐसा एक रूल बना दिया गया। इसमें दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए, ये पॉइंट कि डायरेक्टरी रूल कैसा था, स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी रूल दिया हुआ है। इसमें 2 हाउसेस बनाए गए, यानी कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। जैसा आपके यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेचर है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें 2 हाउसेस होते हैं। एक हमारा हाउस होता है लोकसभा होता है और एक हमारा राज्यसभा है, 2 हाउसेस हैं। उसी तरीके से डायरेक्टरी रूल के सिस्टम में फ्रांस में भी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए थे। ये दोनों ही इलेक्टेड काउंसिल्स होते थे। इसमें एक काउंसिल का नाम था द काउंसिल ऑफ 500 और जो दूसरा काउंसिल होता था उसका नाम था काउंसिल ऑफ एंशियंट्स। ओके, सो देयर वर 2 काउंसिल्स नाउ। डायरेक्टरी रूल का सिस्टम आपको लिखने के लिए आता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे समझिए। डायरेक्टरी रूल के अंदर देयर वर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। द फर्स्ट वाज द काउंसिल ऑफ 500 एंड द सेकंड वाज द काउंसिल ऑफ एंशियंट्स। काउंसिल ऑफ एंशियंट्स जो होता था वो 5 लोगों को इलेक्ट करता था, 5 लोगों को इलेक्ट किया जाता था जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता था और उनके ग्रुप को डायरेक्टरी कहा जाता था। ये जो काउंसिल्स हैं ये तो लेजिस्लेटिव काम करेंगे। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या करेंगे? लॉ बनाने का काम करेंगे। इनफैक्ट द लॉ वाज पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ 500। जो 500 लोगों का जब काउंसिल हुआ करता था उसमें लॉ पास किया जाता था और उस पर वोटिंग काउंसिल ऑफ एंशियंट्स में होती थी। तो एक हाउस में वो लॉ पास होता था, फिर दूसरे में वोटिंग करके अगर वो पास हो जाता था तो उस लॉ को लागू कर दिया जाता था। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव के काम के लिए हमने बताया ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये तो प्राइमरीली काम कर रही है लॉ बनाने का, लेकिन सरकार के जो डे टू डे काम होते हैं, गवर्नेंस का जो काम होता है, उसके लिए एक डायरेक्टरी इलेक्ट की जाती थी और डायरेक्टरी को इलेक्ट करने का काम काउंसिल ऑफ एंशियंट्स को दिया गया था क्योंकि ये सीनियर मेंबर्स होते थे। काउंसिल ऑफ एंशियंट बनने के लिए 40 इयर्स की एज थी, होनी जरूरी थी, यानी जो 40 इयर्स से ज्यादा के होते थे वही काउंसिल ऑफ एंशियंट्स में होते थे। काउंसिल ऑफ 500 में 30 ईयर प्लस जिसका एज होता था वो बन सकता था काउंसिल ऑफ 500 का मेंबर। इसके लिए इलेक्शन में वो खड़ा हो सकता था।
तो हम कह रहे थे कि काउंसिल ऑफ 500 और काउंसिल ऑफ एंशिएंट्स मिलकर के कानून बनाते थे, लेकिन जो डे टू डे जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस होते थे, गवर्नेंस का जो काम होता था, उसके लिए एक डायरेक्टरी इलेक्ट की जाती थी, जिसको प्राइमरीली काउंसिल ऑफ एंशिएंट्स सिलेक्ट करते थे। ये 5 लोगों का एक ग्रुप होता था डायरेक्टरी, एंड these then appointed a directory and executive made up of 5 members to avoid concentration of power in one man executive। ये 5 मेंबर की जो डायरेक्टरी बनाई गई, इसका कारण ये था कि जो पीछे गलती हो गई थी फ्रांस में, उससे इन लोगों ने सबक लिया। उसमें क्या हो गया था कि रॉबेस्पियर के हाथ में, एक आदमी के हाथ में ज्यादा पावर चली गई थी। वहां के लॉज में कुछ लूप होल्स थे, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से एक पर्सन ने अपने हाथों में पूरा स्टेट का कंट्रोल ले लिया, और इस वजह से उसने बहुत ही सीवियरली अपनी पॉलिसीज को लागू कराया, हजारों लोगों को मार दिया अपनी बात मनवाने के लिए। ये गलती दोबारा ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार जो एग्जीक्यूटिव का काम जिसको सौंपा जा रहा है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसमें 5 लोग हैं और इनके ग्रुप को दिया जाता है काम। ये 5 लोगों को डायरेक्टरी कहा जाता था, मतलब इनको डायरेक्टर्स कहा जाता था, इनके ग्रुप को डायरेक्टरी कहा जाता था। ये जो डायरेक्टर्स होते थे, हालांकि इनमें आपस में हमेशा क्लैश होता रहता था, इसमें भी कमी है, इसके बाद भी अभी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज होने वाला है। ये डायरेक्टर्स आपस में क्लैश करते थे, एक तो ये आपस में सहमति नहीं बन पाती थी जल्दी, दूसरी चीज ये कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ भी इनका विरोध होता रहता। कानून बनाने का पावर, टैक्स को लिविट करने का पावर, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास था, और डे टू डे के सारे काम करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया। डायरेक्टर्स के पास पैसा नहीं होता था, पैसा अगर उनको चाहिए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेना पड़ता था, और अगर इनको कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है तो पैसे की जरूरत पड़ती थी। इस वजह से इनका सारा काम रुक जाता था। साथ ही साथ डायरेक्टर्स पे ये भी कई बार चार्ज लगता था, आरोप लगता था कि ये लोग जो हैं करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर करप्शन की भी काफी न्यूज फैली हुई थी कि डायरेक्टर्स जो हैं वो गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लेजिस्लेटिव जल्दी पैसा इनको प्रोवाइड नहीं करता था। आपस में इनमें क्लैशेस होते रहते थे। डायरेक्टर्स में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि जो रॉयल्टी से बिलोंग करते थे या रॉयल्टी के मेंबर्स कहलाते थे, जो कि मोनार्की सिस्टम को फेवर करते थे, रिपब्लिक में और डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। कुछ लोग रेवोल्यूशनरी नेचर के थे, जो कि रेवोल्यूशनरी थे शुरू में और बाद में इलेक्ट होकर के मेंबर बने थे, तो इसलिए इनमें आपस में भी सहमति नहीं बन पाती थी। कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट नई बनी थी उसमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी, इनस्टेबल फॉर्म में था ये गवर्नमेंट। अक्सर डायरेक्टर्स को हटा दिया जाता था। जब डायरेक्टर्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल से विवाद होता था तो काउंसिल के लोग ही क्योंकि इलेक्ट करते थे और उनको पावर था कि किसी डायरेक्टर को हटा दे, इसलिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग डायरेक्टर्स को हटा भी दिया करते थे। फिर नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होते थे, फिर किसी के साथ कोई विवाद होता था, फिर किसी को हटा दिया जाता था। ये इनकी बात नहीं सुनना चाहते थे, ये इनकी बात नहीं सुनना चाहते थे, तो गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी हो गई। इस अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया एक मिलिट्री जनरल ने जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। उस समय पर हमने बताया कि 1792 के बाद से ही आसपास के जो स्टेट्स थे, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, बाद में इंग्लैंड भी आ गया था उसमें, इनके साथ यहाँ की आर्मी का, फ्रेंच आर्मी का लगातार लड़ाई चल रहा था, छोटे मोटे युद्ध छिड़े रहते थे हमेशा। और जो नेपोलियन बोनापार्टे था वो धीरे धीरे पहले तो एक आर्टिलरी में ही काम करता था, फिर उसके बाद वो आर्मी का कमांडर बन गया और उसका इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया। कई जगहों पर इसने अपनी सेना को जीत भी दिलाई, मतलब कि फ्रेंच आर्मी को कई जगहों पर इसने विक्ट्री दिलाई, और ये काफी फेमस हो चुका था, पब्लिक के बीच में एक हीरो की जैसी इमेज इसकी बन गई थी। इसने इस मौके का फायदा उठाया, जब ये लड़ाई से वापस आया तो इसने देखा कि डायरेक्टरी और काउंसिल के बीच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है चीजें, और यही मौका है, यहाँ पर हम अपने हाथों में पावर को ले सकते हैं। इसने डायरेक्टरी को हटा करके, काउंसिल क्योंकि इसको सपोर्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, डायरेक्टरी में भी कुछ लोग इसको सपोर्ट करते थे, तो उनकी मदद से इसने
डायरेक्टरी को खत्म करके और वहां पर अपनी एक नया गवर्नेंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कॉन्सुलेट कहा जाता था। इसने कहा कि ये सिस्टम सही नहीं चल रहा है, लोग इसकी बातें काफी मानने लगे थे उस समय तक, तो इसने कहा कि हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सुलेट का। नवंबर 9, 1799 में इसने डायरेक्टरी को हटा करके वहां पर कॉन्सुलेट सिस्टम लागू कर दिया और इसने खुद को फर्स्ट कॉन्सुल डिक्लेयर कर दिया। फर्स्ट कॉन्सुल मतलब जो कॉन्सुलेट को गाइड करेगा। और बाद में 4-5 सालों के बाद इसने वहां पर अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया, जिससे कि दोबारा से वहां पर मोनार्की सिस्टम स्टैब्लिश हो गया। तो इस तरीके से ये जो 360 डिग्री का चेंज आया पूरे पॉलिटिक्स में फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उसके बारे में आपका ये चैप्टर था। यहाँ पर मोनार्की से शुरू होकर के कहानी और दोबारा से नेपोलियन की मोनार्की तक पहुंच जाता है। अब इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप